देखोगे पहला चैप्टर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, क्योंकि ये नोट्स सिर्फ यही के लिए नहीं है, इंटर के मैं फाइनल में फिर मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, बोलता हूँ यार वो किया था, अपने नोट्स खोल लेना, तो नोट्स ही उड़ा देते हैं बच्चे। ठीक। हाँ सर, किसी भी हालत में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही मिनिमम। और सर मैक्स 10। 5 नंबर का क्वेश्चन मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आता ही आता है, छोटा चैप्टर नहीं है, ये भी बड़ा चैप्टर है। और इसके अंदर हमें 3 पार्ट में काम करना। पार्ट 1, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पार्ट 2, वेटेड एवरेज। सीओसी लिख रहा हूं मैं, है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड पार्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म हो गया कि आपका? मार्जिनल पढ़ा है क्या? कुछ होता था, बीईपी होता था, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो फिर मजा आ जाएगा, मतलब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लास, जैसे क्लास का टाइम है 12 बजे, इसी वजह से अगर हम 10 मिनट लेट होते तो उधर जो 1:30 बजे क्लास होने वाली है वो किसी भी हालत में 1:30 से नहीं बढ़ेगा, है ना, वो 1:30 बजे ही खत्म होगा, इधर कितना भी लेट हो जाए। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सुन लेना ध्यान से। कॉन्सेप्ट, मेन है कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं। मेरे साथ साथ जो भी मैं लिखूंगा लिखना है ना। काम। ठीक है, अभी सुन लेना, आराम पहले सुन लो, फिर आराम से बना लेना, आराम से टाइम लेते हुए राम। अब यार राम के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो किसी प्रोजेक्ट में कोई बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस लिखता हूँ, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म पे बेसिस पे बिजनेस बना करना चाहता है, और बिजनेस में उसको टोटल पैसा लग रहा है 1 लाख रुपए। ठीक। बिजनेस, और उसको मालूम है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और बिजनेस मेरा अच्छा चलेगा। यार हम लोगों को क्या, हमें बिजनेस करते तो हमें पहले से पता रहता है कि यार इतना इतना कमाएंगे करके, या फिर इस बिजनेस में प्रॉफिट है करके। हाँ, तभी तो बिजनेस करते हैं, तभी तो डिसाइड करते हैं कि यार किसमें पैसा, हमें पता रहता है, हालांकि हम बोलकर नहीं बता सकते, पर हमको मालूम है यार इस बिजनेस में प्रॉफिट है, इसमें पैसा लगाते हैं। ठीक, कितना रुपया लगने वाला? 1 लाख रुपया। अब सवाल है कि पैसे कहां से ले, उसके पास पैसा नहीं है, तरीका है कि पैसा कहीं ना कहीं से तो उठाना पड़ेगा। और उसको ये मालूम है कि अगर मैं इस बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो मेरी कमाई होगी, परसेंटेज में लिख रहा हूं, 12% पर एनम। मतलब हर साल का कितना कमाएगा? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये, 12,000। पर सवाल है कि यार पैसे तो उठाना पड़ेगा ना यार, तो वो पैसे उठाने गए, और पैसे उठाने के लिए किसी बैंक में गया।
और बैंक वाला बोलता है चलो जी 10% के हिसाब से ले लो। सवाल ये है कि पैसे मुझे यहां से उठाकर बिजनेस में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? 10% पर एनम के हिसाब से बोल, सोच के बताना है। इधर से कितना? 10। भैया देना कितना है? 10% देना है और पैसा उठाऊंगा, बिजनेस में लगाऊंगा, कमाऊंगा कितना? 12। यार आम आदमी की तरह सीधी सी बात है, क्या मुझे यहां से पैसे उठाना चाहिए? यस सर। क्या ये मुझे कमाना है? यस, ये मुझे कमाना है। हालांकि एक पॉइंट क्या दिख रहा होगा आपको? रिस्क वाला यही दिख रहा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है कि यार इधर 12 पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पर इधर 10 देना ही पड़ेगा। एक रिस्क वाला पॉइंट दिख रहा है, तो मैं इसमें कुछ रिस्क एडजस्ट कर दूंगा, वो अभी आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है? धीरे धीरे बात करेंगे। अभी अभी के हिसाब से बताओ क्या करना चाहिए? उठा लेना चाहिए। गया बैंक ए के पास, बैंक ए बोलता है सुनो ना भाई राम, मैं देने को तैयार हूं 10%, पर मेरे पास अभी सिर्फ मैं आपको 70,000 ही दे सकता हूं। 70,000। ऐसा होता होगा क्या? बैंक के पास जाते हैं हम लोग और बैंक के पास उतना पैसा नहीं है जितने हमें रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम दूसरी बैंक से आपस में बात करके होता है, ऐसा होता होगा क्या? हाँ, तो बड़े बड़े बिजनेस लगते हैं ना, 1,000 करोड़ रुपया, एक बैंक नहीं है, बैंक का ग्रुप बनता आपस में और वो फाइनेंस करते हैं। तो फाइनल में जाओगे तो ये कंजोर्टियम फाइनेंस नाम धीरे धीरे सुनोगे तो मिलकर वो फाइनेंस करते हैं। तो ये कितना दे रहा है? 70,000। मैंने छोटा अमाउंट लिखा, अगर मैं यहाँ 1,000 लाख लिखता ना तो आप विश्वास करते कि हाँ यार, तो यहाँ कितना है? 70,000। चलो मैंने कहा यार अब दूसरी बैंक से बात करना पड़ेगा, कितने के लिए? 30,000 के लिए। वो बैंक बी, वो भी तैयार हो गया। बैंक बी कितना रुपए लेना है इससे? 30,000। मैंने कहा वाह बैंक, मजा आ गया। बोले रेट लेंगे भाई 15% पर एनम। सवाल समझ गए हो आप? सवाल ये है, क्या मुझे इनसे पैसे उठाकर बिजनेस में लगाना चाहिए? इनसे नहीं। क्यों? 30,000 भर ले रहा हूं, 70 तो मिल ही रहा 10 पे। हिसाब किताब कर लो बस, आम आदमी भूल जाओ कि सीए वीए कुछ होता है। 70,000 पे 10 देना है, 30,000 पे 15 देना है, और ये लाख रुपया लगा के मैं पूरे लाख पे 12% कमाऊंगा। एक बार हिसाब किताब देखिए, क्या रुपया रुपया में अच्छे से समझ में आएगा, ये परसेंटेज में समझ में नहीं आता। मैं रुपया का हिसाब किताब कर रहा हूं, है ना भाई साहब? इधर तो 12,000 रुपया कमाएंगे, कोई शक नहीं सर। 12,000 रुपए आएगा। 30,000 पे 15% देंगे, अमाउंट बताओगे? 30,000 इंटू 15%, तो 4,500 रुपए मुझे ये देना है, और 70,000 का 10%, 7,000 ये देना है। टोटल कितना देना है? 11,500। आ कितना रहा है? क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। भाई जितना आने वाला है उससे तो कम ही जा रहा है मेरा, पक्का लेना चाहिए। अब कहोगे सर 500 रुपए के लिए क्यों मगजमारी कर रहे हो? 500 रुपये भाई 500 की बात नहीं है, ये लाखों में होता तो 500 लाख का फायदा है ना सीधा। 100%। इधर कितना जा रहा है? 12%। इधर कितना देना है? नहीं परसेंटेज में 11,500 देना है। कितने पे देना है? 1,00,000 पे। परसेंटेज में बोलो ना, 11.5%। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही मुझे सिखाना है। कैसे निकला 11.5%? हाँ, इसको बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 11,500 डिवाइडेड बाई 1,00,000, तो आंसर कितना आ गया? 11.5। इसी को बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। और इसको हम क्यों निकालना सीखते हैं? क्योंकि हमको इससे कंपैरिजन करना है। दोनों चीजें साथ साथ चलती है भाई बिजनेस में। फर्स्ट आपको पैसा लगाना है, अगर पैसा लगाना तो पैसा उठाओगे तो भाई उतने में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ये 13 होता तो 13% नहीं करते, रहने दो भाई, हम घर में खुश है। इट मीन आपको ये ज्यादा होना चाहिए। किससे? इससे। मुझे क्या निकालना सीखना है? मुझे ये निकालना सीखना, ठीक।
और मैं हूं कंपनी मान लो, मुझे ये निकालना सीखना है जिसको बोलते हैं आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने पार्ट नंबर 2 में लिखवा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज का मतलब समझ रहे हो? इसका और इसका मैंने क्या किया है, वेटेड एवरेज। कुछ नहीं, मैंने एवरेज ही तो किया, आपको पता भी नहीं लगा ये एवरेज हो गया है। हालांकि मैं आपको आराम से समझाऊंगा वेटेड एवरेज क्या होता है जब मैं पार्ट नंबर 2 पे पहुंचूंगा। अब सुनना ध्यान से, मैं कंपनी, मुझे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो मैं कंपनी, तो मुझे पैसे उठाने भी तो पड़ेंगे। पैसे कहां से, कंपनी की बात करूं, एक इंडिविजुअल की बात नहीं। कंपनी पैसों का अरेंजमेंट कहां कहां से, बैंक से तो कर ही सकते, ठीक, बैंक लोन, उसका देखना पड़ेगा कितना कॉस्ट पड़ता है, और कहां से, जब तक बोलोगे नहीं तब तक। डिबेंचर इश्यू कर सकती है, बिल्कुल सही। डिबेंचर के अलावा और पैसे का अरेंजमेंट कहां से, नहीं कंपनी में पार्टनर नहीं हो सकते। और कहां से हो सकता है, डिबेंचर बता दिया, बैंक बता दिया। पैसा का मतलब हमेशा उधार नहीं है, पैसों का मतलब पैसों की व्यवस्था। शेयर्स इश्यू कर सकती है, शेयर्स भी तो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। चलो, तो मुझे पहले, अगर मुझे बताओ इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा तो मुझे कुछ देना पड़ता है यार उन लोगों को, ऑनरशिप के अलावा भी पैसे भी तो देना पड़ता है हर साल, उसको कुछ बोलते हैं डिविडेंड। इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कितना पड़ रहा है इन परसेंटेज। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा, वही डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। हालांकि सर उसमें तो दिया रहता ना, बट और तरीके समझाऊंगा। डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट, तो वो उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और बैंक वाले को इंटरेस्ट। तो मुझे 4 लोगों का, कंपनी के एंगल से 4 लोगों का कॉस्ट निकालना है, इक्विटी शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, डिबेंचर का और बैंक वाले का। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले इक्विटी का स्पेसिफिक अलग, फिर प्रेफरेंस शेयर का, डेट का, लो, और फिर इनको मिलाऊंगा तो बनेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अभी हमको पहले नंबर पे क्या पढ़ना पड़ेगा, स्पेसिफिक, इसका और उसके बाद करेंगे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा काम करें। देखोगे पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसे क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पार्ट 1, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एसी का टेम्परेचर 28-29 चल रहा है, आप बोलोगे तो मैं और टेम्परेचर डाउन, ठीक है ना। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पैसा कंपनी 4 जगह से उठा सकती है, तो 1 हमको पढ़ना पड़ेगा, पहला बताया था सर बैंक से, तो कॉस्ट ऑफ बैंक से लोन, कॉस्ट ऑफ डेट बोला जाता है, चाहे आप डिबेंचर से लो चाहे बैंक से लो, एक ही बात है। इसको बोलता है कॉस्ट ऑफ डेट। डेट का मतलब चाहे बैंक हो चाहे डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डेट। और कॉस्ट ऑफ डेट को आप ऐसे लिखते हैं केडी, केडी, ठीक है। किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं सर के क्यों आया, गुड, फिर कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, सेकेंड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स, इसको प्यार से बोलते हैं केपी, केपी। थर्ड, और सर पैसे उठा सकते, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इसको बोलते हैं के ई, के ई।
अब एक बात पूछूं? हाँ सर, तो तभी 1 लाख रुपए लगाना बिजनेस में। 1 लाख रुपए आप कहाँ कहाँ से उठा सकते हो? 3-4 जगह से। खास बात है कि राम के पास पैसे है और 1 लाख रुपए है, तो बताओ बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना? ये 12% मिले, चलो कोई बात, 8 मिलेगा, 4 मिलेगा, चलो 2% मिले, मतलब इसका कोई कॉस्ट नहीं है। जो हमारे पास पैसा रहता है उसका कोई कॉस्ट नहीं है। सीरियसली, मतलब वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो पैसा रखा वो घर में तिजोरी होगी, तिजोरी के अंदर कैश रखा होगा, ऐसा लग रहा है क्या? मतलब हम सीए लोग बेवकूफ है? मतलब सोचो यार, हम उन पैसों का कोई यूज नहीं कर रहे होगे। हाँ, और क्या कमा नहीं सकते आप? बैंक में भी रखोगे, सेविंग अकाउंट में रखोगे तो ब्याज मिल जाएगा आपको। तो आप कैसे 4% की? आप तो आप तो 0 पे भी, चलो फ्री में हो जाए तो हो जाए। नहीं, इसका कॉस्ट होता है। आप खुद समझो ना, इसका कॉस्ट होता है। ये रिटर्न अर्निंग है आपकी, पैसा जो बचाया है इसका भी कॉस्ट होता है। और इसका जो कॉस्ट होता है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी नाम सुने हो? बेस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, तो इसका भी कॉस्ट होता है, तो उसको मुझे पढ़ाना पड़ेगा अलग से। इट मीन्स मैं और एक चीज पढ़ाऊंगा, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्न। और इसको बोला जाएगा केआर। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कहाँ से? कॉस्ट ऑफ डेट से। हो गया पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट, सीधी सी बात है कि बड़े सारे फॉर्मूले होते हैं, पर मैं फॉर्मूले में विश्वास नहीं रखता, कॉमन सेंस में रखता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला हम बनाएंगे जो भी होगा, तो मैं कोई फॉर्मूला निकालने की अपेक्षा, करने की अपेक्षा, सबसे पहला काम है कि मैं एग्जाम्पल ही लिखा। एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल ही काम आने वाले। चलो जी, बैंक से लोन हम मांगने गए 1 लाख रुपए, और रेट ऑफ इन है 12% पर एनम। और प्रोसेसिंग फीस लग गया 8,000, और टैक्स रेट 30%। टैक्स समझते हो? इनकम टैक्स। क्या होता है इनकम टैक्स? शायद पढ़ना बाकी होगा वो सब्जेक्ट। टैक्स रेट 30, बहुत कुछ रिसर्च किया जाएगा भी टैक्स के मैटर। टैक्स रेट 30%, और आपको करना है कैलकुलेट कॉस्ट डेट। कभी भी ये परसेंटेज में निकाला जाएगा और पर एनम बेसिस। बात को अब समझना, मैं बैंक के पास गया, बैंक से मैंने कितना लोन की रिक्वायरमेंट किया, लाख रुपया। बैंक ने कहा दे देंगे, लेकिन 8,000 रुपये तो प्रोसेसिंग फीस लगेगी। मेरा पहला क्वेश्चन है, मुझे 8,000 रुपये देना होगा
कि वो लाख रुपए में से ही काट कर बचा हुआ हमको लोन दे देता। होता क्या एक्चुअल में, हम 8,000 रुपये देते हैं, वो 1 लाख देता है, ये 1 लाख में से ही कट करके दे देता है, 1 लाख में से कट करके दे देता है। और नहीं भी देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं 8,000 दे के 1 लाख रुपए लूँ तो भी मेरे जेब में नेट कितना आया, 92। अच्छा, 1 लाख का 12% कितना होता है, 12,000। अब मैं आपसे पूछने आया आपके घर कि भैया पैसा आया था क्या आपको, बोले हाँ यार 12,000 रुपये देना पड़ा। 12,000 रुपये देना पड़ा तो कितना आया था आपको, मिला कितना था, कितना बोलोगे, 92। देखा जाए तो 92,000 के पीछे आपका खर्चा हर साल का बना ना यार, आपको तो 92 मिला। आप ये नहीं बोलोगे कि 1 लाख रुपए मिला, आपको मिला तो 92, और 92 के पीछे आपका हर साल का खर्चा बढ़ गया कितना, 12,000। परसेंटेज निकल सकता है, कैसे निकलेगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 92,000 कितना आता है, परसेंटेज में बताऊं, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज 13 फॉर्मूला लिखते हैं, फिर समझाता हूं। तो पहला फॉर्मूला है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, है ना, चिंता नहीं करना है। KD इज इक्वल टू I 1 माइनस टैक्स 1 माइनस T डिवाइडेड बाय NP इंटू 100। I इज इक्वल टू, I का फुल फॉर्म इंटरेस्ट, T का मतलब है टैक्स रेट, और NP का मतलब हुआ नेट प्रोसेट्स, नेट आपके हाथ में कितना पैसा आया, नेट प्रोसेट्स। बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो बदले में यार हमको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट से हमारा कुछ फायदा हो सकता है क्या, हमारा एक्सपेंसेस से कुछ फायदे हो सकते हैं, किस चीज का फायदा, टैक्स कम लगेगा, हमें हर साल कितना देना भाई साहब उन लोगों को, 12,000 रुपये, इस चीज का बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना भाई, फॉर्मूला रट्टा मार के जाओगे फाइनल में बैंड बज जाए, अच्छे से समझते हैं। 12,000 रुपये जाना है किस चीज का, इंटरेस्ट का, बदले में यार हमको मिला कितना था, 90। यहाँ तक तो ठीक है, अब मैं अपना हिसाब किताब कर रहा हूँ। यार बिजनेस तो ऐसा नहीं कि मेरा पहले से नहीं चल रहा, पहले से चल रहा था, और पहले जब मैं P&L अकाउंट बनाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मेरा प्रॉफिट होता था, और प्रॉफिट होता था, कोई भी मन से लिख देते हैं, 75,000 का प्रॉफिट होता था, और 75,000 पे मुझे 30% क्या लगता था, टैक्स, कंपनी है तो टैक्स 30% लगेगा, अब सरचार्ज वगैरह कोई नहीं जोड़ेगा, दिया है 30, 75,000 का 30%, कितना टैक्स लगता था बताओगे, 75,000 का 30%, 22,500, यहाँ तक ठीक है। अब पता नहीं, मैंने सोचा चलो बैंक से लोन ले लेते हैं, और मेरा बिजनेस अभी जैसे कि वैसा, मैं अगर बैंक से लोन ले लेता हूं तो फिर मेरा जो प्रॉफिट है, मान लो ये P&L अकाउंट है, अगर मैं बैंक से लोन नहीं लेता तो ये सिचुएशन थी, पर बैंक से अगर लोन लेता हूं तो मेरा एक खर्चा और है ना यार, किस चीज का, इंटरेस्ट का, तो फिर मेरा प्रॉफिट 75,000 दिखाई नहीं देगा, 75,000 माइनस 12,000 करो, 63,000,
अब मेरा 63,000 पे 30% टैक्स लगेगा, 18,900। बोलो, टैक्स इंटरेस्ट की वजह से क्या मेरा टैक्स कम लग रहा है? यस। खुशी की गम? खुशी किस बात की? टैक्स कम लग रहा है। दुख किस बात का? पैसा जा रहा है। ऐसा नहीं प्रॉफिट कम हो गया, क्या ही की खुशी। 22,500 जो टैक्स दे रहा था मैं 18,900 देना पड़ेगा। बोलो टैक्स बचाया आपने? कितना बचाया जरा बताओगे? 3,600 टैक्स बचा। तो अगर इनडायरेक्टली बोलो तो मेरे जेब से जा कितना रहा है? 12,000। पर कुछ पैसा बच भी तो रहा है। तो बताओ मेरा नेट क्या है? नेट समझते हो ना? नेट कितना पैसा जा रहा है? जा रहा है 12,000 पर बच रहा है 3,600। तो एक्चुअल में सर आपका 8,400 ही जा रहा है, अगर हिसाब किताब कर लो पूरा तो 8,400। तो अब मुझे कोई बोलेगा ना कि कितना पैसा है, तो मैं उसको पूरी कहानी बता दूंगा कि देखो भाई ऐसा है, लाख रुपए के लिए गया था, दिया कितना बैंक ने? 92। और बोला कि 12,000 देना है, मैं तैयार हो गया। पर 12,000 मेरा खर्चा दिख रहा है, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ, उसकी वजह से मेरा टैक्स बचा। और टैक्स कितना बचा मेरा? 3,600। तो साहब एक्चुअल में मेरे जेब से 8,400 ही तो जा रहा है। और 8,400 जा रहा है, वो कितने पैसे मेरे पास आए? 92,000 इंटू 100। अब निकालो परसेंटेज। 9 ये है सारी कहानी। एक्चुअल वो हमको दिख रहा, आम आदमी को नहीं दिखेगा। हम सीए लोग हैं, हमको मालूम है यार इधर पैसा बच रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो इधर पैसा बच रहा है। बट इतनी कहानी की अपेक्षा सिंपल है। केडी आई का मतलब इंटरेस्ट का रेट के अमाउंट? अमाउंट 1 लाख का 12% कितना होता है? 12,000। इसमें से माइनस क्या करना है हमको? टैक्स का अमाउंट कितना निकला था? 3,600। तो आप भी सच्चाई आपको भी मालूम है, सिंपल मैथ से 12,000 में से टैक्स का रेट कितना? 30%। सीधा 30% कम करेगा तो 8,400 आ जाएगा क्या? 12,000 माइनस 30%। तो सर ये कहानी बेकार है, ये कहानी बेकार है, इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें 12,000 माइनस 30% कर दे या 12,000 इंटू 70% कर दे तो आंसर उतना ही आएगा। तो इसलिए जो फॉर्मूला बना वो लगा 12,000, 1 माइनस क्या हो गया? 0.30, सीधा 8,400 आ गया। डिवाइडेड बाय नीचे तो कितना जाएगा? 90 इंटू 100। दैट्स इट, आंसर आ गया 9.1%। ये क्या चक्कर है, ये पता होना चाहिए। ये क्या चक्कर है? टैक्स सेविंग्स हुआ। बस 1 माइनस टैक्स का मतलब टैक्स सेविंग्स होता है किस पे? इंटरेस्ट पे। सीधा ये लिखोगे, ये काम की चीज है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा, अब बनाते जाओ। चाहे आप बैंक से लोन लूं, चाहे मैं पब्लिक से लोन लूं। पब्लिक से जो लोन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं मालूम है? डिबेंचर। चाहे मैं डिबेंचर से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, दो टाइप के डिबेंचर होते हैं, एक रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है? हाँ, मैं बोलकर बताता हूँ, है ना? एक बार मैं बोलकर, प्लीज मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, तो मैं आपके पैसे 10 साल बाद वापस कर दूंगा। एक ये हो गया रिडीमेबल। दूसरा, प्लीज मुझे आपसे पैसे चाहिए, मैं आपके पैसे कभी वापस नहीं कर, बस इंटरेस्ट देते रहूंगा। पैसे का नाम मतलब आना मत मेरे घर, पैसे तो वापस नहीं होगे। क्या आप तैयार हो जाओगे? इंटरेस्ट दे रहा हूं ना भाई, पैसे मूलधन जो बोलते हो हिंदी में, वो वापस नहीं करने वाला हूं, कभी मत आना। क्या आप तैयार हो जाओगे?
कैसा? अच्छा चलो ना, छोड़ो ना यार, कहानी कहानी क्या, चलो मैं आपके घर ही आ जाता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, पैसे मांगना मत बस। सोचो ना, अजीब सा नहीं लग रहा है कि यार कौन आदमी होगा जो तैयार हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा मतलब। तो इरिडीमेबल डिबेंचर ऐसा लगता है कि यार प्रैक्टिकली, अच्छा आजकल लॉ के हिसाब से इरिडीमेबल डिबेंचर इश्यू हो सकते हैं? कहीं लिखा है ऐसा इरिडीमेबल? पता नहीं, ऐसा कुछ था, है ना। चलो मैं यहाँ चलता हूँ। हमारे हिसाब से लॉ में क्या लिखा हमको नहीं मालूम, हम दोनों ही पढ़ने वाले, ठीक है। तो इरिडीमेबल डिबेंचर का मतलब पैसे वापस नहीं होगी, रिडीम्ड नहीं होगी डिबेंचर। एग्जाम्पल पहले मैं दैट ही पढ़ रहा है, बस मैं कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ इरिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर देख लो। अब आराम से क्वेश्चन बनाना बेटे। एग्जाम्पल 1000 12% डिबेंचर of rupees 100 each. Are issued at, क्या डिवेंचर डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं? पक्का ना? नहीं, लॉ के हिसाब से डिवेंचर डिस्काउंट पर इश्यू, गूगल मारते ना, क्या है क्लियरिटी यही हो जाए। मोबाइल यूज करते हो क्या? व्हाट्सअप नहीं खोलोगे, गूगल मारो, डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्या लगता है आपको? तो मोबाइल यूज नहीं करते हो क्या? एक बार देखो डिवेंचर, और इरिडीमेबल डिवेंचर होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी बात है। 2 पॉइंट में अभी भी फंसे हुए हैं। लॉ का मुझको उतना नॉलेज नहीं। डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं कि नहीं होते एज पर इंडियन कंपनीज? यार हम तो कर ही देते। हम्म, है ना, नहीं होता। हाँ वही तो मैंने पढ़ा ना, मुझे भी ऐसा याद आया, बीच में अमेंडमेंट आया था, कई सालों की बात है, इसलिए कई बहुत पहले की बात, हमारे जमाने की, तभी से बंद हो गए। चलो खैर हम तो कर रहे हैं, ठीक है। 1000 12% डिबेंचर ऑफ 100 इज आर इश्यूड एट 20%। डिबेंचर जब मालूम है प्रॉब्लम क्या है, डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किए जा सकते, उसकी वजह है, सुनो मेरी बात। अगर मैं कहता हूँ मैं मुझे 100 रुपए दो, 100 रुपीज, मैं आपको 12% दूंगा। मुझे 100 रुपए चाहिए, मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ 100 रुपए का, मैं आपको 12% दूंगा। आप मना कर दोगे, क्या पता भैया कल भाग जाए फिर। मैं कहता हूँ एक काम करो, 100 का डिबेंचर है, 100 वापस करूंगा, पर अभी इश्यू 80 रुपए में कर रहा हूँ। हो सकता है लालच में पड़ो, या फिर मैं बोल सकता हूँ 50 रुपए में, हो सकता है और लालच में पड़ो। इट मीन्स सेबी का कहना, आप पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते भाई, हंसा नहीं सकते, इसलिए ये सब प्रोविजंस आए थे। पर हमारे एफएम में है ना, अब जरा काम की बात। 1000
डिबेंचर इश्यू कर रही कंपनी 100 का एक, पर इश्यू करने पे 20% डिस्काउंट में इश्यू करे, मतलब मिल कितना रहा है नेट, बता सकते हो? 1000 इश्यू कर रही है, पर 1000 पे 80 रुपया मिल रहा है, एक पे 80, तो 1000 पे 80,000 रुपया मिल रहा है, तो 80,000 आ रहा है नेट। पर बदले में यार इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ेगा? 1 लाख पे कि 80,000 पे? 1 लाख पे। 1 लाख पे 12%, बताओ 1 लाख का 12% कितना होता? 12,000। और टैक्स रेट यही कर दे, एग्जाम में यही हुआ है, बच्चे ना कसम से इतना दिल दुख जाता है। अब यार देखो यार, नॉर्मल बात है, 30%, 30%, 30%, पेपर में आया 40%, लिख के आया 30%, आदत हो गई थी, तो यहाँ चेंज करते जाएंगे हम लोग 40%। हम यहाँ चेंज करते जाएंगे, नहीं तो जैसे हमारा कैपिटल वेस्टिंग क्या होगा, डिस्काउंटिंग रेट 10%, 10%, 10%, और वहां 15% भी दिया ना, बच्चे 10% डिस्काउंट करके आ गए। हाँ, क्योंकि आदत। टैक्स रेट हो गया 40%, और साहब आपको निकालना है केडी क्वेश्चन मार्क। टाइम दे रहा हूं, आराम से बनाओ। फेस टू फेस का मतलब सीधा सा है, ऑनलाइन में इतना बढ़ा रहा हूं, फेस टू फेस का मेरे सामने बनाओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ता। सर हम कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी बनाना चाहते हो तो भाई उसके लिए दूसरी कॉपी भी लेकर आना, इसमें रफ वर्क करोगे, इसमें तो काटना ही पड़ेगा, एक बार नहीं कई बार, और उस डर से आप बनाओगे नहीं, बनाना है यहाँ तो। ठीक। हाँ हाँ, ये है ना, ये पास। 8.57 एक आंसर आ चुका है मेरे पास। हाँ मैं आंसर लिखा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 9 भी सही होगा। 8.57 एक आंसर है, एक आंसर आ गया 9%। ओके, और वेट कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनल करें ये दोनों, दोनों में से कोई एक होगा। 9, तो 9 पे मेजोरिटी है, तो 8.57 में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गए हो, पर हम यहाँ देख ही लेते हैं पेपर। केडी इज इक्वल, इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपए का 12%, 12 रुपए, 100 रुपए का, और 1 माइनस क्या कर देंगे, टैक्स। टैक्स का रेट 40% है, याद रखना। और नेट में कितना लिखोगे? स्टॉक में 20 तो 80 इंटू 100, बोलो कितना आ गया? 9%। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते मालूम है, 1 लाख का 12%, 12,000 यहाँ लिखते हैं, और यहाँ लिखते 80,000, तो भी क्या आंसर वही आएगा? हाँ, कौन सा ज्यादा अच्छा? ये छोटे में हो जाता है, या फिर क्या हम उससे हमेशा कर सकते जो आपने किया है? मर्जी है, ऐसे भी कर लो तो ठीक है, आप ऐसे भी कर लो तो ज्यादा मजा किस में आया? इसी में, अभी अभी इसी में आया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, आप 1,000 डिबेंचर का निकालो, चाहे एक डिबेंचर का निकालो, बात खत्म। बट प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे बोलते नहीं सर हमको इसी में मजा आया, हमने जो बनाया हमको कॉन्सेप्चुअल समझ में आ रहा है, टोटल में ये 1-1 का करते तो ये हमारे समझ में नहीं आता, तो वैसे भी कर सकते हो। देखोगे एग्जाम्पल नंबर 2।
15% डिबेंचर ऑफ फीस 1000 ईच, 1000 का एक डिबेंचर, issued at 10% premium tax 35% KD क्वेश्चन मार्क। अब किसी को टोटल में करना तो टोटल में भी कर सकते। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आप सोचोगे हम कर लेंगे तो मैं फंसाऊंगा, आप जहां जहां आपको लगेगा कि हम लायक हो गए वहां मैं खेल गड़बड़ करूंगा क्वेश्चन। हाँ, और जो टोटल में करने की जिनको आदत है ना वो तो सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, या साइड वाले से पूछेंगे नंबर ऑफ डिमेंशन कहाँ है भाई, नहीं है, ऐसे ही करो अब। ठीक। एक आंसर है 8.86। सवाल दूसरा आता है, सर पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिखे। अगर परसेंटेज निकालना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट चल जाएगा। 8.86 है ना, नहीं आया, कोशिश करो, कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 15 नहीं 150 है भाई साहब। हाँ, 1000 का 15% 150, 150 ही लिखा है क्या? हाँ, और नीचे कितना लिखा है? 1000 क्यों आएगा भाई? मतलब 10% प्रीमियम है, मतलब 1100 रुपए मिल रहा है ना कंपनी को, तो आ जाएगा केडी इज इक्वल टू 150। ठीक है, गलती से यहाँ 15 रुपए लिख सकते हो, 150 1 माइनस 35। और नेट प्रोसीड का मतलब क्या है भाई? इश्यू करने पे नेट मेरे पास कितना आया? सर मेरे पास कितना आया? 1100 रुपए आया, इंटू 100, परसेंटेज कितना आ गया? 8.86%। ये गलती से मत समझना कि एग्जाम में नहीं आता है भाई, आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चक्कर में निपट जाते कि यार ये क्या आएगा, ये सब है आपके बुक में। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एग्जांपल करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन से आपकी स्टडी में अटकी मैं बात कर। चलो एग्जांपल, चला अब देखता हूँ कैसे करते। एग्जांपल 12% ऑफ रुपीज 1000 each issued at par। issued at par, at par का मतलब 1000 का 1000 में है ना, टैक्स 30%, केडी क्वेश्चन मार्क। एट 8.4
सही है। केडी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, आई 1 माइनस टैक्स। आई का मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट, के इंटरेस्ट का रेट, रेट 1 माइनस 0.30। नहीं, मैं रेट ले रहा हूँ ना भाई, 12% का 12 ले लिया, 1 माइनस 0.3। आंसर कितना आ गया, 8.4। आंसर मैच क्यों? तो मैच हो गया, आपका भी 8.4 आ रहा है, मेरा भी 8.4 आ रहा है, मैच कैसे हो गया भाई? हाँ, क्या हमेशा यहाँ परसेंटेज लेकर काम कर सकते हैं? नहीं, पिछले क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ एट पार नहीं है। ये शॉर्टकट कब लग सकता है? जब एट पार होगा तब, मतलब 1000 का 1000 ही लगे तभी ये शॉर्टकट लग सकता है। तो सर ऐसे भी 8.4 आएगा, और आपने कैसे किया है, नॉर्मल। तो सर जब देखो ना सर, जब दोनों से उतना ही आंसर आ रहा है, तो हम ये याद ही क्यों ना करें? वो जो कर रहे हैं उसमें तो अच्छा खासा 8.4 आ रहा था, वैसे भी कर सकते, दोनों अल्टरनेटिव है आपके पास। आप हिंदी में लिख सकते हो, नोट्स आपको खुद को बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, कि यार एट पार है तो हम ये वाला शॉर्टकट लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा वाला पसंद आया, कौन सा वाला करोगे? आपके वाला फिक्स है, उसमें हमको कुछ याद नहीं करना है। एट पार हो, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट है, एक प्रोसेस है, आई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एनपी, बस वैसे ही करते जाएंगे। इसमें याद रखना, अगर एट पार हो तो सर ऐसे करेंगे, अगर वैसा हो तो वैसे करेंगे, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से अब तैयार हो चुके, लास्ट एग्जाम अब आपसे बन जाए एग्जाम। रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर इश्यू कर रहा है, लंबी लाइन नहीं लिखा रहा, सिंपल सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ले दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते 13%। ठीक, और टैक्स का रेट इस बार 30%। और आपको क्या निकालना है, केडी। नहीं दिया, ऐसे ही देगा इंस्टीट्यूट, तो यही तो खेल खेलेगा। 9.1, यही तो समझाया मैंने, एट पार मान लो, और एट पार मान लो, ये वाला फॉर्मूला फिट हो जाएगा। आईसीएआई ऐसे ही खेल खेलता है, और फिर वहां एग्जाम में ढूंढते ही भगवान अमाउंट नहीं दिया, आप कैसे करेंगे? फिर से बोल रहा हूँ, जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ ना, सब काम की चीज है। केडी इज इक्वल टू आई 13 1 माइनस 0.3 9 पॉइंट। ये बात किसकी हुई, ये हुई इरिडीमेबल। अब लिखोगे रिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर, पहले फॉर्मूला लिखवा दूं क्या? हाँ सर, तो उस पर रिसर्च करेंगे। केडी इज आई
1 minus tax. RV minus NP divided by N. RV plus NP divided by 2. सर I का फुल यहाँ हमेशा इंटरेस्ट अमाउंट रहा है। सर RV का फुल फॉर्म हो गया रिडीमेबल वैल्यू। NP का तो फुल फॉर्म तो मालूम है, नेट प्रोसेट्स। N का भी फुल फॉर्म मालूम है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ओके। एग्जाम फॉर्मूला क्या कहता है क्या नहीं कहता वो बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स। वैल्यू परसेंट डिबेंचर of 300 each. Issued at par and redeemable after 4 years. At 3% premium X 30%. KD question mark. KD is equal. सारी कहानी कर लेते एक बार खत्म। पहला क्वेश्चन सुनता जाना। नंबर ऑफ डिबेंचर से हमको कोई मतलब नहीं। 100 रुपए का 12%, 12 रुपए तो इंटरेस्ट जाएगा। ये तो हम पहले भी कर रहे थे। और 1 माइनस, अब सुना 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 सुना। तो मैंने आपको डिबेंचर इश्यू किया, मैंने कहा यार आपको तो मुझे हर साल 12 रुपए देना ही देना है। बट दिक्कत क्या है, अब दिक्कत और एक समझना कि जब मैंने डिबेंचर इश्यू किया था मेरे जेब में कितना आया था, 100। लेकिन जब जाएगा 4 साल बाद तो 100 रुपया नहीं जाएगा भाई, 120 रुपए जाएगा। 100 रुपए आया और 120 गया, तो यार जो इंटरेस्ट जा रहा है वो तो जा ही रहा है, उसके अलावा भी तो मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 20 रुपये। 20 रुपए क्या हर साल एक्स्ट्रा लग रहा है कि 4 साल मिलाकर? मतलब वो 4th ईयर में जा रहा ना, मतलब मैं आपके पैसों को 4 साल यूज करूंगा, उसके लिए जो दे रहा हूं, उसके अलावा 20 रुपए एक्स्ट्रा भी तो दे रहा हूं। ये 4 साल मिलाकर है, तो क्या हर साल का निकल सकता है?
एवरेज मारो, एवरेज कैसे करते हो, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना आ गया 5 रुपए। इट मीन्स मैं हर साल का खर्चा निकाल रहा हूं ऑन एन एवरेज, ये भी हर साल जाएगा 12, अब 5 रुपए भी, हालांकि हर साल जा नहीं रहा है पर खर्चा तो है हर साल का। 5 कैसे निकाला, 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 4। 120 क्या चीज है, रिडीमेबल वैल्यू, ये 100 रुपये क्या है, नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर्स, ये लिख लो सबसे पहले। ये वाला लॉजिक समझ में आया ना आपको कि क्या है। यहां तक हो गया ठीक, और नीचे क्या आएगा एवरेज, एवरेज मतलब समझ रहे हो एवरेज क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 120 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, लास्ट में कितना जाएगा, 200 कर देंगे परसेंटेज के। एक स्टेप डाउन करना है कि सीधा आंसर निकल सकता है, सीधा कैसे निकलेगा, इसको तो एम प्लस में डाल देंगे, तो गया एम प्लस, 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 4, स्टेप कर लो यार, कहाँ टेंशन ले रहे हैं। 12.18, एक आंसर आ चुका मेरे पास, 12.18%। चेक कर लो मेजोरिटी का आंसर, क्योंकि एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ट्वेल्व पॉइंट वन एट ठीक, लिखो, हाँ जी लिखो भाई, टाइम है हमारे पास। तीन घंटे में 50 नंबर का पेपर करना बहुत टाइम, अगर ऐसे नहीं पढ़ रहे हो तो। पर अब मेरे कुछ सवाल है इस पर, पक्का रहना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नाम सुना, ईओक्यू, उसमें ऐसा तो होता है 2AO डिवाइडेड बाय C, 2 क्यों आता है बीच में, फिर स्क्वायर रूट वगैरह तो सबको पता है, 2 क्यों आता है बीच में, रूट क्यों आता है ये पता है सबको, मुझे पूरी उम्मीद, ये सब मालूम है, 2 क्यों आता है, ये मुश्किल क्वेश्चन, कोई गलती से ये ना बोले कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, भूल जाओ, सब भूल जाओ, उसको भूल जाओ, अभी यहीं की बात करो। तो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है भाई, क्या ये 20 रुपए खर्चा है, कुछ नाम देते हैं, अगर हम रिडेम्पशन पर एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अकाउंटिंग में पढ़ा होगा शायद, ठीक, ओके। ये क्या एक्सपेंसेस है, हाँ, क्या 20 रुपए एक्सपेंसेस है, हाँ, कर दे रहा है, क्या इस पे टैक्स सेविंग्स हो रहा है, हाँ, इस पे क्यों नहीं हो रहा, ये भी तो खर्चा है। जान ले लेते हैं बच्चे, जब क्या सोच रहे हो आप, आपके पहले वाले बैच में एक से एक लोग थे और क्या क्या सवाल पूछते थे, वही मुझे याद आ रहा है। हाँ, उनका ये क्वेश्चन था, ये भी एक्सपेंसेस बोलो, हाँ, ये भी एक्सपेंसेस, हाँ, इस पे टैक्स सेविंग्स, हाँ, इस पे क्यों नहीं, टैक्स में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अलाउ नहीं है, पक्का ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को किसी से राइट ऑफ करते थे,
याद है? पता नहीं, मैं बचपन में रट्टा मारता था सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या क्या यूज होता है, उसमें कुछ कुछ गुडविल को राइट ऑफ का ऐसा कुछ था, उसमें प्रीमियम और रिडेम्पशन के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। पर इतनी सारी कहानी बताने की अपेक्षा सिंपल सी बात है, ये टैक्स में अलाउ नहीं है एक्सपेंसेस। दूसरा सबसे एवरेज क्यों आया? 2 किया ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। चलो बिल्कुल है टाइम, सुन लेते सुन लो क्या है, यही सब चीजें आपको सीए बनवाएगी। तो सुना, यहाँ मैंने डिबेंचर इश्यू, ये डिबेंचर कितने का लिया था भाई? 100 रुपए का। हर साल ब्याज का कितना मिल रहा है? 12। लास्ट में डिबेंचर कंपनी को वापस करूंगा तो कितना मिल रहा है? 120। यहाँ तक बात समझ में? ठीक, 1 साल हुआ। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, खुशी होगी कि गम होगा? टाइम बीता है, मैं देखो, मैं डिबेंचर होल्डर हूँ, मैं डिबेंचर होल्डर हूँ, मान के चलो। अभी इसकी कीमत कितनी है? 100। बढ़ा, खुशी होने वाली है, कितना मिलने वाला उधर? फिर बढ़ा और खुशी। अब समझ रहे हो ना? जैसे जैसे यहां पहुंचे सबसे ज्यादा खुशी, अब इसकी कीमत कितनी हो गई? 120। बस अब बारीकियां समझो, जब 1 साल हुआ तो थोड़ी तो खुशी हुई। काश कोई बता दे कितने की खुशी हुई? 105। 105। अब समझ रहे हो ना 105 कैसे आया? हाँ सर, अब कोई मुझसे 102 रुपया में डिबेंचर मांगने आएगा ना, कहेगा कितने का खरीदा था, मैं कहूंगा 100 का। 1 साल हुआ, वो कहेगा 102 का दे दो, मैं भगा दूंगा, मैं पागल हूँ। एक्चुअल में इसकी कीमत कितनी हो गई? 105। यहाँ 110, यहाँ 115, यहाँ 120। सीधी सी बात है। और अगर देखा जाए तो यहाँ कितना है? 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। अगर कोई मुझसे बोला कि आप 12 रुपया कमा रहे हो ना इस साल, कितने पे कमा रहे हो? सोच के बताओ, ये जो 12 रुपया कमा रहे हो ना, दिल से बोलो, एक्चुअल में इस 12 रुपए के लिए आपका कितना रुपया सेक्रीफाइस हो रहा है? तो यहाँ हुआ था, यहाँ यहाँ जब आप खड़े हो, आपको मालूम है कि इसको मार्केट में बेचूंगा ना तो इसकी कीमत कितनी है। तो ये जो 12 रुपए मिल रहा है, इसके लिए आपका पैसा कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 105। इसकी कीमत बढ़ गई ना यार। यहाँ गया, फिर कितना मिल रहा है? 12। पर इसके लिए कितना जा रहा है? 110। जा नहीं रहा, हमारी जेब से तो 100 ही गया, लेकिन यार आज अगर दे देते तो 110 मिलता। तो अगर मैं कहूं कि ये जो 12 रुपए है, नीचे जो लिख रहे हो ना, नीचे आप 100 नहीं लिख सकते। 100 इस 12 के लिए ठीक है, अगर रिडीम्ड नहीं होता तो भी ठीक था, पर रिडीम्ड होने वाला है, रिडीम्ड होने वाला है तो वैल्यू में तो चेंज आ रहा है। तो इसलिए अगर मैं कहूं 100, और यहाँ कितना आया था? 105, और यहाँ कितना आ रहा है? 115, 110, 115 देख लेना, 110 आएगा, और यहाँ कितना आ गया? 115। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो क्या यहाँ का परसेंटेज अलग निकलेगा? हाँ, यहाँ का अलग निकलेगा, यहाँ का अलग निकलेगा, यहाँ का अलग निकलेगा, और सबका एवरेज मारोगे ना तो यही आएगा 12.18। उतनी कहानी करने की अपेक्षा, क्योंकि ऊपर तो 12 ही लिखना है ना भाई, तो क्या इसी का एवरेज मान ले? हाँ, एवरेज करने के 2 तरीके हैं, या तो इंडिविजुअल एवरेज करो, या तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो एक शब्द आता था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, में यूज होता था 5.5, 6.5। याद है? बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये 6.5 कैसे निकलता था? हाँ वो भी था, वो हमको उतना डीप में नहीं जाना है। 2 तरीके थे एवरेज करने के, सबका 6 महीने का सबका उसका एवरेज कर लो, या ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर लो। अब बिगिनिंग 0 प्लस ऐसा कुछ करते थे डिवाइडेड बाय 2, आंसर उतना ही निकलता था। 6 0 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 कर, आंसर उतना ही निकलता था। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, वही एंड ऑफ मंथ होता था तो 1 प्लस ऐसा कुछ करते थे, एवरेज ही तो था वो। ये भी तो एवरेज ही है। लॉजिक कॉन्सेप्ट ये है एक्चुअल, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी यही था।
सर अगर हम इतना रिसर्च नहीं करें तो एवरेज, नीचे एवरेज मारना, खत्म कहानी। इन सब की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वैसे भी आपके पास सर फिर भी हमने लिखा नहीं और हमको और पढ़ना, तो आपको तो लेक्चर मिल ही जाएंगे रिकॉर्डेड, और व्यूज का तो कोई दिक्कत ही नहीं, ओपन लेक्चर मिलेंगे, यूट्यूब में नहीं डलेंगे, सिर्फ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, सारी कहानी बात समझ में आ रही है। हमको नीचे क्या लेना है, एवरेज। यहाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है ये मैं बता दिया। टैक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपने बताया, ये वाला तो आपने बता दिया मुझे, इस पे टैक्स अलाउ नहीं करता, ये वाला मैंने बताया हूँ, ठीक है। हालांकि इसको अब प्रूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बट मैंने लॉजिक दे दिया कि ऐसे, और ये आपको पता है। बन जाएगा क्वेश्चन। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर क्लास ओवर करेंगे। और देखो, कोशिश पूरी क्लास में आज और कल से अब कोशिश क्या रहेगी समझना। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपका आंसर सही आने ही ना दूं, क्वेश्चन में कुछ ऐसा फंसाऊं, और आपकी कोशिश रहेगी आंसर लाने की। चलो देखते कौन जीतता। देखो एग्जाम, मतलब सर कोशिश, आप कोशिश एक भी मैं अपने मन से नहीं करूंगा, जो आईसीएआई करता है वही करने वाला हूँ, ठीक। 11% डिवेंचर ऑफ ₹1000 each issued at 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे इश्यू किया, एंड रिडीमेबल आफ्टर 6 years एट, क्या लिखूं, नहीं नहीं बंद हो गया तो भी हम लिख सकते हैं, हमारे एफएम में सब अलाउ। हमको कंपनी लॉ से क्या लेना देना। फाइनेंस पढ़ के इंडिया में रहोगे, बाहर भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, हमारा कंपनी लॉ वहां चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं मालूम, एफएम तो चलेगा, ठीक है। हाँ लेकिन बात ये है चलो मैं आपसे बोल रहा हूँ, डिवेंचर ये रख लो प्लीज, मुझे पैसे दे दो। कितना मांग रहा हूँ मैं आपसे, 1000 पर 10% प्रीमियम पे 1100। ये डिवेंचर मुझे पैसे उधार दो 1100, लेकिन जब मैं 6 साल बाद चुकाऊंगा तो मैं 900 रुपए चुकाऊंगा। तैयार हो जाओगे। अभी मुझे 1100 चाहिए और 6 साल बाद मैं आपको 900 रुपए दूंगा, क्या आप तैयार हो जाओगे। अब भगा दो, क्या पागल हो यार, मतलब पैसा भी ले रहे हो 1100 और 6 साल बाद, तो क्या यहाँ डिस्काउंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एट पार भी नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए तो चलो जैसे आप बोलो 20% प्रीमियम। पर ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है, मेरा मैं जो बोल रहा हूँ उसको ब्रह्मास्त्र मत मांगना, ठीक है सर 20% प्रीमियम। टैक्स का रेट चाहिए आपको, टैक्स का रेट दे देता हूँ 40%। बिल्कुल टाइम ले सकते हो, आराम से बनाना, केडी निकालना है। फॉर्मूला लिख दूं आप लोगों के लिए।
मैंने कहा था कि दो चीजें चलेगी, मैं गलती करवाऊंगा, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं गलती करवाऊं, और आप बचने की कोशिश करोगे, बस इतना ही काम। और आज तक की हिस्ट्री में सक्सेस हो। 2.21। 5 पॉइंट, मतलब यार 4-5 आंसर तो आना चाहिए कम से कम। 2.28 चल जाएगा, 2% के आसपास। वाह, 5 आंसर। देखो, पहली बात कि बच्चे यहाँ 11 रुपए लिखते जबकि होना चाहिए 110। यहाँ इन लोगों ने गलती कर दिया, आपने 11 लिखा है ना, हाँ, और होना चाहिए 110। तो ये मेरी पहली है कि मैं यहाँ गलती करवा देता हूँ, यहाँ 110 होना चाहिए था। तो यहीं से खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, जो 110 लिखा ठीक है, पर मेरा अनुभव है कि 50% बच्चे ना 11 लिख देते जल्दबाजी में, क्योंकि 1000 को कौन देखता है, फिर इसको देखेंगे ना। बस 1 माइनस टैक्स तो आएगा ही, 1 माइनस 0.4। रिडीमेबल 20% प्रीमियम मतलब 1200, 120 मत लिख देना, माइनस। ये ठीक किए हो ना? अच्छा, ये गलत कर दिया, माइनस 1100 डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 1200 प्लस 1100 डिवाइडेड बाय 2। जल्दबाजी में दो गलती होती है, अभी तो हमारे पास समय है, जब कल बात करेंगे ना, बहुत सारी कैसी कैसी गलती होगी मैं बताऊंगा, आपसे भी होगी, अभी से सुन लो। जल्दबाजी में 2 कर दोगे, यहाँ 2 कर सकते हो, या जल्दबाजी यहाँ 6 कर दो, कुछ भी हो सकता है। बस आंसर आ गया होगा इंटू 100 करने के बाद, 5 पॉइंट, पक्का ना? हाँ, आदत नहीं है, होता है। अच्छा, आपका गलत है क्या? 5.7.18। ये बकवास। ठीक है, चल। मजा तो तब है यार, जब मैं पढ़ाऊं, मुझे 5 आंसर ना मिले, एक आंसर मिले सबका एक जैसा, और वो कल देखेंगे। कल मेरा काम ही है, जब आप सभी लोगों को एक जैसा आंसर आने लगे ना, 1.18। हालांकि आपको पता है, हम सबको मालूम है अंदर ही अंदर कि हमने जो बनाया, जब तक मैंने कुछ नहीं बोला तब तक ऐसा लगा सही तो है यार। मतलब ऐसी कोई इसमें गलती नहीं है कि यार आप कहो कि यार ये हमको समझ में नहीं आया, सब आता था, ये आपको पता था अच्छे से, पर वो 11 रुपए कर दिए, तो ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए सफिशियंट है। कॉस्ट ऑफ डेट हमने पढ़ा। अच्छा, फिर से 2 फॉर्मूले होते, एक छोटा वाला आई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एनपी, और इस फॉर्मूले को बोलूंगा मैं बड़ा वाला। छोटा वाला फॉर्मूला तब लगेगा
जब इधर ईयर ना दिया हो रिडीमेबल, और बड़ा वाला कब लगेगा जब रिडीमेबल की। तो मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि यार रिडीमेबल दिया कि नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा छोटा वाला लगाना कि बड़ा वाला, क्योंकि अभी मैंने मिक्स नहीं किया है, कल मैं मिक्स करूंगा दोनों को, ठीक है ना। ठीक है जी, आज के लिए सफिशिएंट है, क्लास ओवर करते हैं।